आइए सुनते हैं श्री डीपी सिन्हा का लिखा नाटक सम्राट अशोक की पहली कड़ी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आइए इस अंग वस्त्र के साथ महामंत्री राधा गुप्त का नमन स्वीकार करें। पाटलिपुत्र में कुमार अशोक का स्वागत है। और ये राजमुकुट? ये भी कुमार अशोक के लिए ही है। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि वो स्वयं अपने हाथों से मुकुट पहनाकर आपको उपराजा घोषित करें। महाराज का स्वास्थ्य? बस कुछ ही दिन के लिए हमारे साथ हैं। कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। बोलते हैं? हाँ, कभी कभी। प्रायः रोग तंद्रा में पड़े रहते हैं, बहुत जगाने पर उठते हैं। बस हाँ हूं कहकर पुनः रोग तंद्रा में चले जाते हैं। सुसीम? हाँ, वो भी कभी भी आ सकता है। सूचना मिली है कि वो गांधार से चल पड़ा है। महाराज ने उसको भी बुलवाया है? उसी को तो बुलवाया है। महाराज उसको मगध का राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ उसी को बुलवाने का आदेश दिया था। परंतु मैंने उसको ना बुलाकर सिर्फ आपको आने की सूचना भेज दी। फिर सुसीम क्यों आ रहा है? उसको किसने बुलाया? किसी ने भी नहीं, वो अपने आप ही आ रहा है। लगता है उसके गुप्तचर राज प्रासाद में हैं। उन्होंने महाराज की विषम दशा की सूचना उसे भी दी होगी। हमें क्या करना है? सुसीम के आने से पहले मैं चाहता हूं कि यह राजमुकुट आपके सर की शोभा हो। कैसे होगा ये राधा गुप्त? मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो आपको मगध का उपराजा घोषित करें। मगध का सिंहासन और अधिक राजा विहीन रखना उचित नहीं होगा। महाराज महामंत्री और सेनापति के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकेंगे। उपराजा बनकर महाराज के अवसान के बाद आपको अपने आप राजा बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और सुसीम? हमें यह सब सुसीम के पाटलिपुत्र पहुंचने से पूर्व ही करना होगा। आप आइए मेरे साथ, महाराज के कक्ष में चलते हैं। ठहरो मित्र, महाराज द्वारा उपराजा बनाए जाने पर भी सुसीम हमें स्वीकार नहीं करेगा। वो बड़ा भाई है हमारा। केवल 2 वर्ष बड़े होने से परंपरा उसके पक्ष में है। अपने अधिकार के लिए वो लड़ेगा, युद्ध करेगा, चुप नहीं बैठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं कुमार? जब युद्ध करके ही हमें राजा बनना है तो महाराज की कृपा की क्या आवश्यकता है? महाराज के आशीर्वाद का प्रजा में अच्छा संदेश जाएगा कुमार। युद्ध तो फिर भी होगा। सुसीम सरलता से अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। हमें यह राजमुकुट अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा, महाराज की कृपा से नहीं। नहीं कुमार, यह नीति संगत नहीं होगा। प्रजा में विषम संदेश जाएगा और मैं चाहूंगा कि महाराज स्वयं आपको मुकुट पहनाकर आशीर्वाद दें। आप आइए मेरे साथ। महाराज की जय हो। कुमार अशोक आपके दर्शन के लिए उज्जैनी से आए हैं महाराज। अब महाराज लगता है महाराज गहरी तंद्रा में हैं। अब कब से तंद्रा में हैं? बहुत देर से ऐसे ही सो रहे हैं। वैद्य जी ने औषधि खिलाई थी। जब से वैद्य जी गए हैं तब से ऐसे ही हैं। क्या कभी तंद्रा से उठे? कोई बात की? 2-1 बार चौंक के उठे थे। मुझसे पूछा सुसीम आया? मैंने उत्तर दिया नहीं, बस फिर आंख बंद करके सो गए। सुसीम कभी भी आ सकता है, क्या करें? कैसे जगाएं महाराज को? मैं महाराज को जगाता हूं। महाराज उठिए ना महाराज। सुसीम आ गया? महाराज, उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन के लिए आए हैं महाराज। हाँ, तुमको तो हमने उज्जैनी से
गांधार जाने का आदेश दिया था। महाराज, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए। महाराज, कुमार अशोक स्वयं रोगग्रस्त हो गए थे, इसीलिए आदेश का पालन नहीं कर सके। तुम चुप रहो तुम। हम अच्छी तरह जानते हैं ये तुम दोनों की मिली भगत है। रोग से मुक्त होने के पश्चात तुम उज्जैनी से गांधार क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों चले आए? आपको देखने महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर वो सीधे यहाँ चले आए महाराज। आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर हम आपकी सेवा के लिए आ गए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से जाओ। महाराज, मैं महामंत्री हूं। राज्य में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है महाराज। युवराज सुसीम गांधार में हैं, तो राजधानी बिना राजा या युवराज के ये साम्राज्य के हित में नहीं है। तो जब तक आप अस्वस्थ हैं महाराज और कुमार सुसीम गांधार में हैं, तब तक कुमार अशोक को उपराजा घोषित करना ही न्यायोचित होगा। महाराज, मैं कुमार अशोक का मित्र हूं, इसलिए उपराजा बनाने के लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं। राजनीति के सभी आचार्यों का मत है, कभी भी एक दिन के लिए भी राज सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए। मेरे पितामह आचार्य चाणक्य का भी यही मत था। महाराज, मंत्रिमंडल के निर्णयों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना उसका अधिकार केवल एक राजा को होता है और उनकी अनुपस्थिति में इस अधिकार का प्रयोग केवल उपराजा या युवराज ही कर सकता है। मान लीजिए महाराज, इस अवधि में लोक विप्लव हो जाए, कोई अधीनस्थ राजा आक्रमण कर दे, कौन निर्णय लेगा संधि विग्रह का? महाराज, कुमार अशोक को उपराजा बनाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लीजिए महाराज, कुमार आगे आओ। लीजिए महाराज, इसे अपने पवित्र हाथों से कुमार अशोक को पहनाकर उन्हें आशीर्वादित करें। हमारे पास पितामह महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की ये खड्ग है। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खड्ग देश की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग किया था। उनके खड्ग का उपयोग यदि दो भाइयों के बीच राज सिंहासन के लिए होता है तो ये खड्ग का अपमान होगा। अपमान। महाराज, ये समय वाद विवाद का नहीं है। कुमार, तुम स्वयं ये मुकुट धारण करो। सोचते क्या हो कुमार, धारण करो ये मुकुट। कुमार, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। हम उठाओ। हाँ, अब तुम मगध साम्राज्य के उपराजा हो। महाराज, अपने आशीर्वाद का हाथ कुमार के सर पर रखिए महाराज। आओ कुमार। हाय हाय, महाराज चले गए। महाराज, हाय महाराज चले गए। हाय महाराज चले गए। दैनिक सेनापति से कहो कि ये महामंत्री राधा गुप्त का आदेश है कि राज्य में घोषणा कर दी जाए कि महाराज बिंदुसार ने कुमार अशोक को मगध का उपराजा घोषित कर दिया है। जो आज्ञा महाराज। देवा देवा, तुम ही बताओ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। क्या अच्छा नहीं हो रहा है? यही मारकाट। अब तुम्हारा पति पाटलिपुत्र से लौट आया, कुशल से है? पाटलिपुत्र को घेर लिया है सुसीम की सेना ने चारों द्वारों पर। कुमार अशोक ने उन द्वारों की रक्षा के लिए यवन सैनिक भी लगाए हैं, फिर भी युवराज सुसीम की सेना भारी पड़ रही है। दो भाई लड़ रहे हैं राज सिंहासन के लिए। क्या उनमें से कोई अपनी मृत्यु के पश्चात
सिंहासन अपने साथ ले जा सकेगा? कितने जीवन नष्ट हो रहे होंगे, कितने सुहाग उजड़ गए होंगे, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई होगी, कितने बालक बालिकाएं अनाथ हो गई होंगी। मृत्यु के काले आवरण से आच्छादित जनजीवन अंतिम सांसें ले रहा होगा। मेरी तो देवताओं से बस इतनी प्रार्थना है देवा, कुमार अशोक को विजयी बनाओ। वो राजा बनकर मगध के सिंहासन पर विराजे और हम अपनी स्वामिनी को मगध की महारानी बना देखें। अब तुम जाओ दासी, मैं ध्यान में जा रही हूँ। नमन अग्रबंधु। आओ तिस, आओ आओ, बैठो। मैं राज दरबार से आ रहा हूँ। वहां पर आपके राज्य अभिषेक की पूरी तैयारी है। अच्छा, तिस, बहुत दिनों बाद ये घड़ी आई है। अग्रबंधु, पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की राज उपाधि देवा नाम प्रिय थी। आपकी राज उपाधि क्या होगी? हमारे पास पितामह की खड्ग है, उनके समान हमारी भी राज उपाधि देवा नाम प्रिय होगी। आज से 4 साल पहले पिता महाराज की मृत्यु के बाद राज सत्ता हमारे हाथ में आई, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हो सका। इससे पहले कि राज्याभिषेक हो पाता, सुसीम ने पाटलिपुत्र पर पश्चिम से आक्रमण कर दिया। 4 वर्ष लग गए सुसीम और कलिंगराज को पराजित करने में। महाराज, बस एक क्षण। ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सा रंग लगा रहा हूं। कहां? इस काले धब्बे पर। क्यों? इसे थोड़ा सा हल्का कर रहा हूं। क्यों? क्या अच्छा नहीं लगता? क्या ये काला धब्बा हमें कुरूप बनाता है? क्या इसके कारण हम कुरूप हैं? हटा हाथ। हम कुरूप नहीं है, कुरूप नहीं है हम। एक काला धब्बा हमारी सुंदरता है। तुम हमें कुरूप समझते हो। हम कुरूप नहीं है, हम प्रियदर्शी हैं, देखने में सुंदर प्रियदर्शी। आज प्रियदर्शी पधार गए हैं। भिक्खु को नमन। तथागत तुम्हारी रक्षा करे। भिक्खु, तुम जानते हो हम मगध के राजा हैं। हाँ राजन। हमारे आदेश से हमारे अनुज कुमार तिस ने कुक्कुटाराम विहार के सभी भिक्षुओं को भिक्षा के लिए आमंत्रित किया था। यह तुमको ज्ञात है? हाँ राजन। वहां से सब श्रमण आए। हाँ राजन। केवल तुम नहीं आए। हाँ राजन। क्यों नहीं आए? हम ये जानना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं आए। मैं शुद्ध हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करता हूं। हमारे हाथ अशुद्ध हैं। आपके हाथों पर रक्त है। रक्त? कहां है रक्त? आपको दिखाई नहीं देता राजन, मैं देख सकता हूं। अच्छा, तुम देख सकते हो। लगता है तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। किसका रक्त है? अपने भाई सुसीम की हत्या का। भिक्खु समुद्र, अपनी सीमा में रहो। राजकाज में खड्ग अनिवार्य है। हाथों में रक्त तो लगेगा ही। हमारे हाथ में खड्ग ना हो तो तुम गिरकंदरा में भी आंख बंद करके शांति से नहीं बैठ सकते। प्रजा की रक्षा में हाथ में लगा रक्त और सत्ता लोलुपता में हाथ में लगा भाई का रक्त, दोनों में बहुत अंतर होता है राजन। सुसीम अक्षम था, अयोग्य था। वो विदेशी यवन पश्चिमी सीमाओं पर प्रबल हो रहे हैं। कैसे करता वो उनसे साम्राज्य की रक्षा? इस भूमि के लिए, यहां की नदियों पर्वत के लिए, यहां के जनवासियों के लिए हमें खड्ग उठानी पड़ी। राजन, आप अपनी सत्ता लोलुपता को मगध की सुरक्षा के आवरण से आच्छादित कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? अपनी सीमा पहचानो भिक्खु। मुखाकृति की कालिमा को छिपाने के लिए जैसे आपने प्रियदर्शी नाम धारण किया है, वैसे ही अपनी सत्ता लोलुपता को साम्राज्य की सुरक्षा का बहाना दे रहे हैं आप।
भिक्खू! मुझे मृत्यु का भय नहीं है। किसी राजा का खड्ग मुझे भयभीत नहीं करता। मृत्यु का भय नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में खड्ग होता। राजन, जो खड्ग चलाते हैं वे सबसे अधिक भयाग्रस्त होते हैं। भयातुरता के कारण वे अपनी सुरक्षा के लिए खड्ग उठा लेते हैं। हम मृत्यु से भयभीत नहीं। हम मृत्यु का सामना कर सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं बिना खड्ग के। कहना आसान है, किंतु ये सच नहीं है। अगर हम तुम्हें आग में जलाकर मृत्यु दंड दें तो पहले ही अग्नि की ज्वाला के स्पर्श से उठी तुम्हारी चीत्कार गगन भेदी होगी। नहीं राजन, केवल एक नहीं, एक के बाद अनेक लपटों के स्पर्श के बाद भी मेरी कोई चित्कार तुम्हें सुनाई नहीं देगी। मृत्यु का वर्ण मैं मौन स्वागत से करूंगा। ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारा मृत्यु का मौन स्वागत। हम राजा का अपमान करने के अपराध में भिक्खु समुद्र को अग्नि में जलाकर मृत्यु का दंड देते हैं। महाराज बंधु, भिक्खु समुद्र को चिता पर जला दिया गया। चिता पर बैठते ही वह पद्मासन में बैठ गया और कदाचित समाधि में चला गया। जब चिता को आग लगाई गई तब वो ऐसे जल गया जैसे कोई सूखी लकड़ी जलती। समझ में नहीं आता कोई कैसे मृत्यु वरण कर सकता है। जलते हुए उसके मुख से एक भी चीख नहीं निकली। कैसे इतनी सहजता से अपने प्राण दे सकता है। भिक्खु समुद्र, भिक्खु समुद्र, हम पराजित हो गए। हम पराजित हो गए। हम तुमसे पराजित हो गए। ऐसा क्या है बुद्ध में जो मानव को मृत्यु पर विजयी बनाता है? विजयी बनाता है। महाराज प्रियदर्शी अशोक की जय। महाराज प्रियदर्शी अशोक की जय। महाराज प्रियदर्शी अशोक की जय। महाराज की जय हो। आप लोगों ने देख लिया शिलालेख का प्रारूप? जी महाराज। हम जानते हैं कि प्रजा में हम चंडाशोक के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक तरह से यह नाम उपयुक्त भी है। हम अपने को जानते हैं। जब हमें क्रोध आता है तो हम अपने वश में नहीं रह पाते। क्रोध के बाहरी आवरण के भीतर हमारे हृदय में करुणा भी है। सुसीम की हत्या और फिर बौद्ध भिक्षु समुद्र की हत्या, हम विचलित हो जाते हैं कभी कभी। फिर उस दिन सुसीम के पुत्र निग्रोध को देखा। वो भिक्षु बन गया है। कितनी शांति थी उसके मुख पर। उसने कहा, उसने अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर दिया। कहां से आई उसमें वो क्षमा, आंतरिक शांति? क्या ये तथागत की कृपा है? हाँ महाराज। फिर उसके बाद कलिंग युद्ध, उसकी विभीषिका हमारे अंतस में आज भी उद्वेलित होती है। मृत्यु का वो भयावह नर्तन, युद्ध क्षेत्र कलिंग सैनिकों के शवों से पटा था। उनके मृत शरीरों से बहते हुए रक्त से धरती की मिट्टी कीचड़ बन गई थी। उस पर चलने से पैर धरती में धंसते थे, वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में, जैसे वहां अभी अभी वर्षा हुई हो, रक्त की वर्षा। शवों से रिश्ते बहते रक्त से पास की नदी का जल लाल हो गया था। हम अपने आप से पूछते हैं, क्यों किया हमने ये युद्ध? क्यों किया हमने कलिंग पर आक्रमण? परंतु महाराज, इस प्रश्न का उत्तर भी तो
आप ही को देना होगा। आपने ही तो कलिंग विजय का निर्णय लिया था। कलिंग ने सुसीम का साथ दिया था। कलिंग राजा ने हम पर पूर्व से आक्रमण कर दिया था, जब पश्चिम से हम पर सुसीम का आक्रमण हो रहा था। तब क्यों शोक करते हैं? महामंत्री राधागुप्त, हम मनुष्य भी तो हैं। शब्दकार, शिलालेख का आलेख हो। कलिंग युद्ध में हुई प्रत्येक हत्या, प्रत्येक मृत्यु और प्रत्येक निष्कासन से देवानाम प्रिय पीड़ा अनुभव करते हैं। उन्होंने ये शिलालेख इसलिए उत्कीर्ण कराया है जिससे उनके पुत्र और पौत्र नवीन विजय का संकल्प ना करें। दूसरा आलेख शब्दकार। जो आज्ञा। शब्दकार लिखो, लिखो शब्दकार। जो आज्ञा। पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में सहस्रों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था। अब इस धर्माज्ञा के लिखे जाते समय प्रत्येक दिन केवल 2 मोर और 1 हिरण भोजन के लिए वध किए जाते हैं। कालांतर में इन 3 पशुओं का भी वध राज रसोई के लिए नहीं किया जाएगा। बिक्खु सागर मते, आपको क्या कहना है? समुचित है महाराज। महामंत्री, मेरी ये धर्म आज्ञाएं नगर के प्रमुख स्थानों पर देश विदेश में लगाई जाएं। हम चाहते हैं धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचे। वे अपना ये जीवन और मृत्यु के उस पार भी जीवन सफल बनाए। हमारी आज्ञा पाषाण शिलाओं पर अंकित की जाए, जिससे समय के साथ वो धूमिल न हो। चटकती धूप, भीषण आंधी, घनघोर वर्षा के साथ सब कुछ मिट जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। किंतु शिलालेखों में अंकित हमारी वाणी कभी व्यतीत नहीं होगी। शताब्दियों के उस पार भी लोग सुनेंगे हमारी वाणी, देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी अशोक की वाणी। हां, देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी अशोक की वाणी। और लोग करेगा जय जयकार, हमारी जय जयकार। राजा प्रियदर्शी अशोक की जय! राजा प्रियदर्शी अशोक की जय! बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा कर रही थी वैद्यराज। कोई विशेष प्रयोजन? आप आज्ञा देते, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाता। आपसे बहुत सी बातें करनी है, आपका परामर्श लेना है। आज तो एक विशेष कारण से आया हूं। आज्ञा दीजिए। महाराज रोगग्रस्त हैं। महाराज रोगग्रस्त? कब से? 3 मास से। उपचार के पश्चात भी रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। जब तक महाराज बिंदुसार थे तब तक इस वैद्य चक्रपाणी को राजभवन पर बुलाया जाता था, लेकिन मैं आपको राजभवन ले जाने ही आया हूं। आप चलकर देखें उन्हें, उनका उपचार करें। नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं? क्यों नहीं जा सकते आप? मैंने तो राजभवन ना जाने की शपथ ले रखी है। अगर महाराज रोग मुक्त नहीं हुए तो पुनः सिंहासन के लिए भीषण युद्ध होगा, जैसा महाराज बिंदुसार के देहावसान के बाद हुआ। 4 वर्ष तक युद्ध की विनाश लीला चली। इससे निकलने का एक मार्ग है महामंत्री जी। कहिए ना, बोलिए। क्या? मेरी भांजी कुशल वैद्य है। उसने काशी में मेरे पिताश्री से आयुर्वेद में प्रशिक्षण और प्रवीणता प्राप्त की है। वो महाराज का उपचार कर सकती है। अच्छा, एक अनजान वैद्य के हाथों से महाराज का उपचार, और उसके हाथों में महाराज का जीवन कैसे सौंप सकता हूं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा लांछन मेरे ऊपर आएगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर मैं स्वयं भी तो उससे रोग के निदान और उपचार पर चर्चा करूंगा।
सम्राट के उपचार पर बराबर दृष्टि रखूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ है आपकी भांजी? बुलाइए वैद्या को। महामंत्री के चरणों में नमन। मैं तिष्य रक्षिता, वैद्य चक्रपाणी की भांजी और शिष्या। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम है उनका? मेरे पिता वे अब नहीं हैं। उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया? कब? नाम क्या था उनका? उनका नाम है वैद्य चक्रपाणी। मैं हूं तिष्य रक्षिता का पिता। ये जब 4-5 साल की बच्ची थी तभी इसके पिता चल बसे। इसे तो उनकी याद भी नहीं है। वाराणसी में अपने नाना अर्थात मेरे पिता के घर पली बढ़ी, उन्हीं से वैधक पड़ी, और अब तो मेरे भी कान काटती है। वैद्य तिष्य रक्षिता, कल तुम्हारे राजभवन पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाएगी। पहले दिन मैं स्वयं राजभवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसके पश्चात तुम स्वयं राजभवन में उपचार के लिए आ जा सकोगी। कोई सैनिक तुम्हारा आना जाना बाधित नहीं करेगा। अब मैं चलूंगा वैद्य चक्रपाणी। रोगी को देखने मेरी भांजी राजभवन आएगी, किंतु उपचार और आहार मेरे परामर्श से होगा। आप निश्चिंत रहें महामंत्री। अभी आप सुन रहे थे श्री डीपी सिन्हा का लिखा नाटक सम्राट अशोक की पहली कड़ी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, अजय मनचंदा, कीमती आनंद, सुनीता शाहबादी, प्रीति मोहन, प्रवीण कुमार भारती, देवांग बग्गा, सुरेंद्र बावरा, राकेश कुमार सिंह, विकास बहारी, हर्ष बाला खन्ना और सुनील लोहिया। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।